अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड बिल्कुल कुछ गिरा है यानी मुताहमिल नहीं हुआ, मेरे बैठने की ये चेयर मुताहमिल नहीं हुआ। अभी वो जरा हमारा सेट और हमारा शो जरा यूज्ड टू हो रहा है कि आज अब्दुल्ला नहीं है, ज़ुहैब है हमारे साथ। शो बिल्कुल वही है, मैं हूँ हुमा, ज़ुहैब आज इज फिलिंग इन फॉर अब्दुल्ला। क्या हाल है ज़ुहैब एंड व्हाट्स न्यू? बस आजकल कुछ न्यूज़ तो चली रही है, पढ़ने पढ़ाने का काम भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, हो रहा है सब कुछ। हाँ हो रहा है सब कुछ। और एक बड़ी अच्छी सी बात मैं कल ही पढ़ा था, प्रोफेसर साहब थे कोई, अब उनका नाम मुझे याद नहीं है तो उनसे माजरत के साथ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं कि जैसे मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। अब हर कोई ये कहता है कि मैं गलत बात बर्दाश्त, उन्होंने ये कहा कि आपको जो बर्दाश्त करना है वो गलत बात ही है, यानी आप में टॉलरेंस लेवल इतना होना चाहिए कि जो गलत बात है उसी को तो बर्दाश्त करना है, सही बात तो प्रिवेल करेगी। हाँ सही बात तो सही होगी ना, उसको कौन सा कोई बर्दाश्त। अक्सर हम ये इस्तेमाल करते हैं, सब कर रहे होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब भी करते हैं, गलत बात नहीं करना, देखो बर्दाश्त नहीं करना। लगता है अभी अभी हुआ है और उसका असर हुआ है, तो ये बात प्रोफेसर तो ये कि आपको ये चीज़ याद, बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि गलत बात ही बर्दाश्त करना है आपने, और यही टॉलरेशन इस तरीके की। तो बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी जो होती है ना, ये बड़ी रेटरिक किस्म की टर्मिनोलॉजी है। आप खुद ही जिस तरह बड़ा अच्छा ज़ुहैब ने एक्सप्लेन भी कर दिया, खुद ही सोच ले, बर्दाश्त तो वही चीज़ करनी है ना जो आम बात। अब देखिए मैं इसको फॉलो करता हूँ, कितनी आपकी गलत बातें बर्दाश्त करता हूँ। बिल्कुल, जैसे आप तो रोज बैठे हुए नोट्स ले रहे होते हैं ना कि शो में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एनीवे जी, आज देख लिए कि आज का शो कैसा होगा। सो वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। दिस इज द सेकंड लास्ट वीक ऑफ द ईयर। तो ये साल जो है इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो डाली जाए कि ये साल जो था कितना चैलेंजिंग था, मुश्किल था बहुत से लोगों के लिए, और अभी तक वो मुश्किलात जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। सो वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। उसके अलावा भी वी हैव सम गेस्ट। अच्छा, आपको भारतीय सुरमा याद आ, क्योंकि वो 36 वाली, वो 36 में मैं उधर पहुंच गई, फिर याद आया कि नहीं ये तो उस सीरीज की बात हो रही है। गेम नहीं था खैर, लेकिन ये गेम तो था ना, फिर भी तो जिन्होंने देखा वो थोड़े से हार्ट ब्रोकन तो डेफिनेटली हुए होंगे, बिकॉज इतनी उम्मीदें होती हैं आपको पता है पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये तो टूर्नामेंट स्टार्ट ही ज़रा मुश्किलात से हुआ था, जैसे कि आपको पता है कि कोविड की वजह से फिर SOPs भी थोड़े से तोड़े गए और फिर बहुत कुछ हुआ, लंबी बात चल पड़ी। और अब क्रिकेट तो है ही बड़ा बहुत मुश्किल गेम, मतलब बड़ा कितना मुश्किल काम है। और एंड देन प्रिवेलिंग सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में ज़रा और ज़्यादा चैलेंजेस जो बढ़ गए हैं। बल्कि आपको इसी बात से स्टार्ट करते हैं और आपको पाकिस्तान के हालात भी बता दें कि मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 62 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, NCOC का ये कहना है। और कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद जो है वो 9392 हो गई है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। और फिर भी आपको बताएं कि दुनिया में अगर कंपैरेटिव एनालिसिस थोड़ा सा किया जाए तो फिगर फिर भी कम है, बिल्कुल कम है। मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 40,491 हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 1,792 नए केसेस सामने आए हैं। NCOC के मुताबिक तो कोरोना वायरस फैल रहा है, आपको एहतियाती तदाबीर उसी तरीके से जारी रखनी है, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स हो गए लोग और सोच रहे हैं कि शायद। बिल्कुल, आई एम सो ग्लैड यू सेड दैट, क्योंकि थोड़ा सा नहीं वो काफ़ी रिलैक्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट लोगों में वो सेंस आ गई है तो ऐसी चीज़ें हम लड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं जिसपे आज हम जरा डिटेल में वो खबर भी आपको बताएंगे, लेकिन जस्ट टू लीव इट विद यू कि ये जो कोरोना की जो कोविड की लहर है, इसमें जो स्ट्रेन है आपको पता है इट्स अ वायरस, तो वो जो स्ट्रेन है इट हैज़ बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर। तो बहुत से माहिरीन जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं जिन्होंने स्टडी किया, वो ये कह रहे हैं कि ये जो समर में एक स्ट्रेन जो कोविड को आई थी वो एक जरा माइल्डर स्ट्रेन थी, अब जो आई है पूरी दुनिया में इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही जो है विंटर्स में आपको इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं और बहुत सी ऑब्वियसली इसकी उससे बड़ा और ख़तरनाक हो जाती है सूरत हाल। आगे बढ़ते हैं और ज़रा पाकिस्तान और इंडिया के मामलात की बात करते हैं। भारत जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान को कोशिश कर रहा है कि प्रेशराइज़ किया जाए, वो बिल्कुल समझ से बालातर है और पूरी दुनिया अब ये रियलाइज़ कर रही है। हुमा, इस स्टोरी को थोड़ा सा बिल्कुल इसके बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं। देन वी ऑल्सो हैव अ गेस्ट वेटिंग फॉर अस। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया मोदी सरकार खित्ते का अमन तबाह करने पर तुली है, और भारत अगर अपनी अंदरूनी सूरत हाल का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो हालात का रुख पाकिस्तान की जानिब मोड़ना भी कोई हल नहीं, मुँह की खानी पड़ेगी। भारत के मौजूदा हालात ये हैं कि भूख के मारे जालिमाना कवानीन के खिलाफ लाखों किसानों ने कई रोज से दारुल हुकूमत दिल्ली का घेराव कर रखा है। और कुछ दिन पहले तक आपको ये भी बताएं, ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लोग थे, लेकिन अब जनूबी भारत से भी किसान जो हैं यहाँ पहुँच चुके हैं। भारत सरकार का पहिया जाम पड़ा है और BJP को तो हुकूमत ही हाथ से जाती नजर आ रही है। शायद यही वजह है
कि कुछ दिन पहले एक वजीर साहब ने इस एहतजाज को भी पाकिस्तान और चीन के खाते में डालने की कोशिश की थी। अंदाज़ा करें और ज़रा सुने। किसी कौमी मामले को हैंडल करने की आप संजीदगी देख सकते हैं कि ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, उसे हल किया जाए, लेकिन ये आप मुलाहिजा कर रहे हैं किस तरीके से वो इसको टैकल कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान पहले से ही ये वार्निंग दे रहा है कि भारत जो मसाइल हल नहीं कर सकता उनसे तवज्जो हटाने के लिए फिर पाकिस्तान के खिलाफ शरारत कर सकता है। और एक्चुअली ये कुछ अरसे से ये एक तरीक़ेकार भी है, समझे, जो फ्रॉम टाइम एंड अगेन भारत करता रहा है। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कह दिया कि भारत ने किसी भी बहाने से हमले जैसी कोई हमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वज़ीर आज़म ने LOC पर अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर ग्रुप की गाड़ी पर फायरिंग की भी शदीद मज़म्मत की है। पाकिस्तान ने ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठा दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि भारतीय हमले की शफाफ तहकीकात करे। पाकिस्तान तो दुनिया को मुकम्मल आगाह रख रहा है कि भारत की नीयत क्या है और अब ये दुनिया पर है कि वो मोदी सरकार को कैसे संभालती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी पर कुछ मजीद बात करते हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए कौमी सिक्योरिटी डॉक्टर मुईद यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा, पाकिस्तान इस खदशे का इजहार कर रहा है कि पूरी दुनिया को भी ये बता रहा है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाली बेवकूफ़ी फिर कर सकता है। पाकिस्तान को ये खदशा आखिर क्यों है, ज़रा इससे मुताल्लिक़ बताइए। खदशा नहीं, इंफॉर्मेशन है। अगर खदशा है तो इसलिए है कि हमें मालूम है कि भारत के क्या अज़ाइम हैं, क्या प्लान है, क्या मंसूबा वो बना रहे थे, क्या वो करना चाहते हैं। देखिए, दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको उमूमी तौर पे ये पता है कि भारत कुछ सोच रहा है, वो कुछ करना चाहता है। उस पर बारहा पाकिस्तान ने कहा कि फॉल्स फ्लैग का ख़तरा है। लेकिन जब आपके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आ जाए, जब आपको ये मालूम हो कि वो को मंसूबा बना चुके हैं, जब आपको मालूम हो कि तीसरे ममालिक से कह रहे हैं कि हमें जो है हमारे सर पे हाथ रखिए, हम ये करना चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान खामोश नहीं रह सकता। हमने उन ममालिक को भी ये बात दो टोक अल्फाज में बता दी कि ऐसी गलती मत कीजिएगा। और हमने ये पब्लिक इसलिए किया कि ये जिस किस्म के ऑपरेशन, जिस किस्म की सोच होती है, ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पे बेस्ड होती है। तो जब हम दुनिया को ये बता रहे हैं और भारत को बता रहे हैं कि आपकी एक एक चीज़ हमें पता है, वी नो व्हाट यू आर अप टू, तो उनकी मजाल नहीं है कि ऐसा काम करें। वैसे भी एक डरपोक दुश्मन है। अल्लाह ताला की मेहरबानी हमेशा हमारे साथ रही है। पिछले साल को मत भूलिए, बालाकोट के बाद क्या उनके साथ हुआ। तो इसलिए खदशे का लफ्ज़ तो मेरा ख्याल है आप जिस ज़मन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान हम सब एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन, रिस्पॉन्सिबल रियासत, हमारा ये काम है कि अपने मुल्क का दिफा करें और इस नहज पे पब्लिक इंफॉर्मेशन करना डिटरेंस है और ये दुश्मन को बताना है कि ऐसी सोच भी मत रखें, और इसलिए हमने ये किया। बिल्कुल जी, इंडिया को ये सोचना भी नहीं चाहिए कुछ भी सरप्राइज़ देने का, कुछ भी करने का। अच्छा, एक बात जो कि लोगों को वाकई समझ नहीं आ रही, डॉक्टर यूसुफ अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि बड़ा अहम मामला है अक़वाम मुत्तहिदा एहलकारों पर भारतीय हमले का। तो ये कोई ऑब्वियसली छोटी मोटी बात तो है नहीं, लेकिन हमने ये नोटिस किया और देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस पर भारत के ख़िलाफ़ एक्शन तो क्या पूछ गछ भी नहीं कर रहा। तो ये बात कितनी तशवीशनाक है आपके लिए? जी बिल्कुल, बहुत तशवीश की बात है। और ये सिर्फ इस मौके पे नहीं, बारहा ये हुआ है कि पाकिस्तान ने अलार्म रेज किया है, पाकिस्तान ने हकीकत पे मबनी बयानियाँ दिया है, ख़त लिखे हैं, बात की है, जवाब नहीं सही आया, मुस्बत नहीं आया। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम यहाँ बात कर लेते हैं, लो जी क्या हुआ इतनी में, कुछ नहीं हुआ या कम हुआ जितना होना चाहिए उससे। क्यों? क्योंकि दुनिया जो है वो मतलब है पे बेस्ड है, मफाद अपना देखते हैं, शॉर्ट टर्म है, मायोपिक है। क्या कि जी वो हमसे बहुत ज़्यादा हथियार खरीदते, वो उनकी मंडी पाकिस्तान से बड़ी है, वो चीन के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, जो कि कभी तसव्वुर भी नहीं हो सकता। अभी चीन ने जो उनके साथ किया है वो सारी दुनिया के सामने। लेकिन बहरहाल तो ये इंसाफ पे मबनी दुनिया नहीं है, और इसलिए यस उतना मुस्बत जवाब नहीं आता। लेकिन अब तो अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों पे हमला हुआ, उनकी गाड़ी पे गोलियों के निशान हैं, उन्होंने तस्दीक कर दी अक़वाम मुत्तहिदा ने। इससे पहले हफ्ता पहले EU डिसइंफो लैब की सारी इंफॉर्मेशन क्या बता रही है
कि हिंदुस्तान एक माफिया बन चुका है? क्या बता रही है कि वो यूएन के सिस्टम को चीट कर रहे हैं फेक एनजीओज के जरिए? तो अगर अब भी अक़वाम मुत्तहिदा ने, आलमी दुनिया ने नहीं बोलना, तो किस बात पे बोलेंगे? अच्छा मोदी साहब, ये तो सब जानते हैं कि इस बार भी अगर भारत ने कोई शरारत की कोशिश की तो हमेशा की तरह मुंह तोड़ जवाब उसको मिलेगा, सभी जानते हैं ये बात। इसके बावजूद दुनिया मुकम्मल खामोश है, आपने कहा बिल्कुल, और जैसे कि यूएन की गाड़ी को भी निशाना, आलमी ताकतें खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए हैं? खित्ते के अमन के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है ये खामोशी? जी नुकसानदेह है, और नुकसानदेह से ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों? जब एक खित्ते में जौहरी हथियार मौजूद हों, जब एक खित्ते में एक ऐसी ताकत हो जो हर एक से जंग करने पे तुली हुई है, लड़ाई करने पे तुली हुई है, उसने कर दिखाया है। चीन के साथ कोशिश की, मुंह की खाई। पाकिस्तान के साथ पिछले साल कोशिश की, मुंह की खाई। नेपाल के साथ किया, उन्होंने अपना नया नक्शा रखा, आगे से आवाज़ नहीं निकाल सके। ये तो नज़र आ रहा है हर जगह कर रही है। तो ऐसी रियासत को तो वो लगाम डाल के रखने की ज़रूरत है, डे एंड नाइट, बजाय इसके कि आप दूसरी तरफ मुंह कर लें, अपने शॉर्ट टर्म मफादात को जो है तरजीह दें। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है अगर दुनिया ये करेगी। बहरहाल देखिए, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है, आपने खुद कह दिया, और इंशाल्लाह उसमें तो किसी किस्म की कोई दो राय भी नहीं, इबाम भी नहीं और कमज़ोरी भी नहीं है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ, हमसे बात कर रहे थे, वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए कौमी सिक्योरिटी। और ये कहना तो बिल्कुल सही है कि इंडिया में, भारत में अगर देखा जाए तो ना भारत के अपने लोग खुश हैं, जिस तरह आपने वहाँ के फार्मर्स का हाल देखा है, किसान इन लाखों में, बल्कि 1000 से भी ज़्यादा लाखों में लोग जमा हुए हैं वहाँ। और ये मुहिम भी जो है किसानों की इंडिया में, ये कुछ महीनों से शुरू हुई और है, बात भी उसमें हो गई है, बिल्कुल, कितनी सुसाइड्स बीच में हुई हैं। तो ना कि आप तवज्जो उधर डालें और आप उसको टैकल करें जो बड़ा आपका रियल प्रेसिंग प्रॉब्लम है, आप बाहर की तरफ देख रहे हैं। और कई तहरीकें हैं भारत में, खालिस्तान की बहुत सी तहरीकें हैं जो कि भारत में इस वक्त बड़ा अनरेस्ट है। अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने मामलात को, अगर अपने मामलात को देखें, आप सारों की तवज्जो जो है अंदरूनी मामलात से हटा रहे हैं। ये नहीं कि आप उनको टैकल तो करें, जो खित्ता है, द वर्ल्ड माइट बी इम्प्रेस्ड बाय हाउ यू हैव टैकल्ड इट, लेकिन नहीं। और पाकिस्तान का मौक़िफ़, यूएन की जो गाड़ी को निशाना बनाया, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल ये वाज़ेह हो गया कि ये हम कोई अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये खित्ते के अमन के लिए और पूरी दुनिया के अमन के लिए हम बात कर रहे हैं कि भारत को लगाम डाली जाए और देखा जाए कि वो क्या कर रहा है। तो यूएन ऑल्सो शुड डू इट्स पार्ट, डेफिनेटली। अच्छा जी, मूविंग ऑन, अब ये बात अब लाइटली लें या सीरियसली लें, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको बताना बहुत बॉक्सिंग का वैसे मौसम भी चल रहा है, अभी पिछले टूर्नामेंट भी, चैंपियन टूर्नामेंट्स भी स्टार्ट हुए हैं। तो जी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक इवान साहिबा, हू नीड्स नो इंट्रोडक्शन, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज के साथ बॉक्सिंग का चैलेंज कबूल कर लिया। फिरदौस आशिक इवान साहिबा ने लाहौर में आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी निजात बॉक्सर आमिर खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस दौरान आमिर खान ने फिरदौस आशिक इवान को मरीम नवाज से बॉक्सिंग मुकाबले का चैलेंज दिया, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। बिल्कुल, फिरदौस आशिक इवान का ये कहना था कि मुकाबले के लिए हम पल्ला होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। अच्छा, क्या कहा है, ये जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर खिलाड़ी का वजन नाप तोल के उसके वजन के मुताबिक मुखालिफ जो है उस बॉक्सिंग रिंग में लाया जाता है। एक राजकुमारी और एक खलीजे अव्वल और दोन उस पाउंड फॉर पाउंड की कैटेगरी में आती नहीं है। तो ये बेचारियां मुकाबला करने के लिए हम पल्ला बॉक्सर चाहिए। ये तो पहले पंच पे नॉकआउट हो जाएंगी ब्राइलर मुर्गियां। I have an offer here. So मैं प्रमोटर आगे दस AK आमिर खान प्रमोशंस, हम क्या अनाउंस करेंगे, आपकी फाइट विद मरीम नवाज। वो अगर 12 राउंड I take that challenge. उससे पूछेंगे इस मर्जी बॉक्सर को ले आए, हम ओपन चैलेंज करते हैं कि हम उन्हें पहले राउंड में नॉकआउट करेंगे। ये पहलू इसी तरह मैं खौफज़दा इसलिए हो गई हूँ, डॉक्टर साहिबा एक्चुअली हमारे प्रोग्राम में आई हुई थी एक दफ़ा, और आपको पता है ना ये वैसे बड़ी स्पोर्टी हैं, तो काफ़ी चेक कर लूँ। ज़ोहेब अभी छोड़ देना ये चीज़ें, अभी अब ये हम बाद में बात करेंगे, जो चीज़ें ठीक होनी है। लेकिन डॉक्टर साहिबा ने क्या कहा, नहीं मैं चेक कर रहा हूँ कि मतलब हाथ मारने के लिए टूट तो नहीं जाएगी कभी? नहीं, तो डॉक्टर साहिबा ने मार्बल स्लैब्स, आपको पता है ना, वो एक ही हाथ मार के, तो जब वो आई थी तब तो उन्होंने मुझे भी इस तरह, हमें भी चैलेंज किया था कि आए ज़रा एक हो जाए, तो हम तो बिल्कुल
बिल्कुल ही दब गए, कहीं छुप गए, कहीं करना ना पड़ जाए। तो अब ये मरियम नवाज के लिए भी चैलेंज पड़ गया है जी। नहीं, मैं जो चेक कर रहा था आपने इसको गौर नहीं किया। आप इसको जरा हमारी टेबल की मजबूती कैसी है, अगर कोई आ जाए गेस्ट ऐसा जो ऐसे कर दे तो फिर मतलब गेस्ट को ही करने देना, खुद तो ना करना स्टार्ट हो जाए कि पता नहीं यहीं ऑन एयर हमें पता चल जाए कि ये इतना मजबूत है कि नहीं। अभी भी नहीं पहुंची। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, चूंकि ज़ुहैब इज सो इंटरेस्टेड इन ट्राइंग दिस, तो लिहाजा हम ब्रेक में ट्राई भी कर लेंगे और फिर हम डॉक्टर साहिबा को काउंटर चैलेंज करेंगे। थोड़ी सी कोरोना की भी बात कर लें कि क्योंकि कुछ हर मुल्क में दुनिया में आपको पता है कि सेकेंड लहर तो आई हुई है, लेकिन म्यूटेशन भी हो रही है कुछ कोविड की। खासतौर पे अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ जो अब कोरोना का जो स्ट्रेन है, इस वायरस का जो स्ट्रेन है वो स्ट्रॉन्गर है, म्यूटेटेड है। अब कितना ज़्यादा ख़तरनाक है और क्या शक्ल, बिल्कुल वो तो रिसर्चेस वगैरह हो रही हैं। कितनी फ़्लाइट्स जो हैं, आपको ये भी बताएं कि यूके से अब बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने मना कर दिए, यूके से कोई फ़्लाइट्स जो हैं वो नहीं ले रहे। सऊदी ने कितनी फ़्लाइट्स को मना कर दिया, नो एंट्री बिल्कुल कर दिया। सऊदी से फ़्लाइट्स जा सकती हैं बाहर, लेकिन इनसाइड सऊदी अरेबिया नहीं आ सकती। यूएई ने तो काफ़ी मुल्कों को ऑलरेडी बैन लगाया हुआ है, आपको पता है। तो सारे मुल्क जो हैं दुनिया में वो सेकेंड वेव को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए बहुत से मेजर्स जो हैं वो ले रहे हैं। और अभी समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्योंकि वैक्सीन भी आ गई और उसके बाद ये पता चला कि इसने अपनी दूसरी शक्ल इख्तियार कर ली और वो पता नहीं वैक्सीन उस पर काम करेगी कि नहीं करेगी। तो बड़े सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। आपको बताएं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में वायरस की दूसरी स्ट्रेन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी वजह से वबा तेज़ी से फैलने का खदशा है आलमी माहिरीन के सामने। पहले से बड़ा और पहले से ख़तरनाक चैलेंज आ गया है। बरतानिया में इस म्यूटेटेड स्ट्रेन की वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। माहिरीन इस खदशे का इजहार तो कर रहे थे, लेकिन बरतानिया वो पहला मुल्क है जो इसे सरकारी सतह पर तस्लीम कर रहा है कि कोरोना का म्यूटेटेड वायरस पहले वाले से ज़्यादा तगड़ा है। बिल्कुल, बरतानिया ने क्रिसमस सीजन के बावजूद सख्त तरीन पाबंदियाँ लगा दी हैं। ख़ासतौर पर लंदन में मामूलात जो हैं वो तकरीबन कर्फ्यू की तरफ जा रहे हैं। बरतानवी वज़ीर सेहत ने यह बता दिया है कि पाबंदियों का ये सीज़न कई माह तक चल सकता है। वायरस की इस नई स्ट्रेन से मुताल्लिक़ मज़ीद जानने के लिए बरतानिया और आलमी इदारा सेहत मिलकर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने बरतानिया समेत गैर मुल्की, जैसे आपने बताया कि एयरलाइंस के मुल्की दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। PIA ने आज सऊदी अरब के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। PIA तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब के लिए आज 18 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। यही नहीं बल्कि यूरोप के ममालिक ने भी बरतानिया के लिए सफरी पाबंदियां तो लगा ही दी हैं। अपने मुल्कों में भी इक़दाम सख्त कर दिए हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो हालात तेज़ी से अप्रैल मई वाले लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आ खड़ा हो गया है कि जो वैक्सीन दुनिया में लगाई जा रही है, क्या वो इस ये जो ज़्यादा वायरस की शक्ल अख्तियार कर ली है, बिल्कुल उसके खिलाफ भी कारामद है या नहीं। दुनिया भर में इस पर फौरी तहकीक की जा रही है, क्योंकि अभी तो उसी पर काम कर रहे थे कि अभी समझ नहीं पाए नहीं थे कि निकली थी वैक्सीन के आगे से वायरस जो है वो खुद ही म्यूटेट कर गई है। इसी पे हम ज़रा ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर सईद अख्तर हमारे साथ हैं। बहुत बार सईद अख्तर साहब ने पहले भी हमें इसको समझने की जो है मदद की है। डॉक्टर साहब, आजकल दुनिया में बड़ी बहस चल रही है, तहकीक हो रही है कि कोरोना की दूसरी लहर में सामने आने वाला वायरस जो है वो पहले से मुख्तलिफ भी है और ज़्यादा ख़तरनाक भी है कहा जा रहा है। तो क्या पता चल सका है कि अब तक आलमी माहिरीन को क्या कहते हैं कि किस किस्म का वायरस है ये? कोरोना की जो दूसरी लहर आई है ये एक बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है और इसमें न सिर्फ बीमारी का बढ़ना एक बाइस तशवीश बात है, ये बात भी बहुत बाइस तशवीश है कि एक नई स्ट्रेन वायरस की डिटेक्ट हुई है साउथ अफ्रीका, डेनमार्क और यूके में। और इस हद तक उसमें लोग कंसर्न हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जो वहाँ पे आखिरी हद तक जो एक पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला टियर 4 जो कहलाता है वो अप्लाई कर दिया है। और जो क्रिसमस की जो छुट्टियां हैं जो कि एक बहुत बड़ी उनकी एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है, एक इमोशनल वैल्यू होती है किसी कम्युनिटी के लिए, उनमें भी पाबंदी आयद कर दी हैं। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि पूरी दुनिया इससे बहुत परेशान है। ये वायरस की जो नई वबा है ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है। अब ये कहना कि ये
इससे आगे क्या होगा, ये कितनी मुख्तलिफ होगी, ये इसका बायोलॉजिकल बिहेवियर क्या होगा, इस पे कुछ बहुत प्रीमेच्योर किस्म का डेटा जमा होना शुरू हो रहा है। ऐसा महसूस होता है कि शायद ये वायरस जो है ये पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो। ये भी मुमकिन है कि ये लगता है कि शायद ये यंग एज को ज़्यादा मुतासर करता हो। तो अभी मैं समझता हूँ जैसे जैसे इस पर डेटा जमा होगा, लेकिन इसका आना कोई अनहोनी बात या अनयूजुअल बात नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि अगर ये कोरोना ये वायरस जो है पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है या मुख्तलिफ है, तो क्या जो वैक्सीन पहले वायरस के लिए तैयार की गई थी वो इस पर काम करेगी? देखिए, ये भी बात अभी कहना क़ब्ल वक्त होगा कि जो नई स्ट्रेन बनी है, क्या जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है वो उस वायरस के ख़िलाफ़ काम करेगी। तो क़राइन तो यही बताते हैं कि वो काम करेगी, लेकिन अभी इस पर भी कोई हतमी राय देना बहुत क़ब्ल वक्त होगा। इसलिए ये बात समझना ज़रूरी है कि ये वैक्सीन बनाई कैसे जाती हैं। तो वैक्सीन जो है वो बेसिकली एक एस स्पाइक प्रोटीन है, उसके ख़िलाफ़ ये वैक्सीन बन रही है। तो क्या एस स्पाइक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है नई स्ट्रेन का, क्या वो बहुत डिफरेंट है? उस पर भी डेटा सामने आ रहा है और लगता है कि कुछ डिफरेंसेस हैं उसमें। इसमें एक बेसिक बात समझने की ज़रूरत ये है कि बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं वो एक उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड्स कहलाते हैं, और वो 20 के करीब टोटल अमीनो एसिड्स हैं जिनके आगे पीछे होने से एक नई फॉर्म ऑफ प्रोटीन बनती है। तो इसमें जब इन्होंने साइंसदानों ने जो एस प्रोटीन जिसको टारगेट किया है, और एस प्रोटीन की सिग्निफिकेंस ये है कि ये वो प्रोटीन है या ये वो स्पाइक है जिसके थ्रू वायरस अपने आप को सेल से अटैच करता है। अगर ये अटैचमेंट किसी तरह रोक दी जाए तो वो सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी थ्योरी है वैक्सीन बनाने के पीछे। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ और भी आपसे पूछना चाहते हैं। जब तक वैक्सीन की अफादियत साबित ना हो और फिर ये सबको लग ना जाए, हम में से कोई महफूज नहीं है, हमें एटलीस्ट यही समझ आता है। तो अगर पाकिस्तान में हम बहुत एहतियात के साथ सर्दियाँ गुजार भी लें, सोचे हो गया ये, तो क्या ये चांस है कि गर्मियों में हालात बेहतर हो जाएं? अब तक जो वायरस का हमने बायोलॉजिकल बिहेवियर ऑब्जर्व किया है कि वो सर्दियों में चाइना से शुरू हुआ और फिर एक पीक पे पहुंचा, फिर गर्मियाँ आई तो कुछ कम हो गया, और फिर सर्दी आई तो वो बढ़ने लगा। तो ये इसमें ये बड़ी एक प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि शायद ये अगली गर्मियों में फिर थोड़ा सा इसका मामला बेहतर हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इस सारी बात से अपना रवैये को एक लेड बैक रवैया नहीं करना चाहिए। हमें इन सर्दियों को बहुत एहतियात से गुजारना होगा, क्योंकि जैसे ये बात हम मल्टीपल टाइम पहले भी कह चुके हैं कि अभी उसकी कोई इफेक्टिव दवाई अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन अभी आना शुरू हुई है, वो कब तक पहुंचेगी, कब लगेगी, ये बहुत जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ, जो दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन का जो निज़ाम है और जो मेल डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन वेल्दी कंट्रीज़ एंड अनवेल्दी कंट्रीज़, ये बहुत जुल्म की बात है कि अमीर को तो मिल जाए और गरीब को ही वैक्सीन ना मिले। हालांकि WHO इस पर पूरा जोर लगा रही है अपना इसको मिटिगेट करने के लिए। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि हम पब्लिक हेल्थ मेजर्स को अपने शार ज़िंदगी बनाएं। उसमें मास्क का पहनना अब बियॉन्ड एनी डाउट साबित हो चुका है कि इससे बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। बेसिकली बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद अख्तर साहब हमसे बात करने का, और बिल्कुल बात की एंड जो निचोड़ है वो यही है कि एहतियात इज़ द ओनली थिंग। ये सारी मालूमात आपको देने का मकसद ही ये है कि इसकी सेंसिटिविटी आप जानिए, क्योंकि हम बिल्कुल, और हम आपको कहते रहते हैं जी SOPs पे फॉलो करें, एहतियात करें, दैट इज़ द ओनली शॉर्ट वे। तो हमारी तो आप सुन नहीं रहे हैं, तो डॉक्टर साहब का भी यही कहना था कि जितनी ईजाद हो जाए, वायरस वगैरह, वैक्सीन हो गई है, वायरस म्यूटेट कर गई आगे से, हर मुल्क का एक डिफरेंट निज़ाम है। इस इंतजार में ना बैठें कि अभी वो वैक्सीन आपके पास आई हो, लग जाएगी, इंशाल्लाह आ जाएगी, लेकिन उसका इंतजार पाकिस्तान में आपको देखना पड़ेगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास, हुकूमत के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि जिस तरीके से वेस्ट में या अमेरिका वगैरह में सपोर्ट किया जा रहा है। तो हमें खुद ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर SOPs को हमने खुद फॉलो करना है, ना कि हमें इंतजार करना है कि हुकूमत फॉलो कराएगी। अपनी जिम्मेदारी आप जानिए, ये खास बात। अच्छा, और एक ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि फ़्लाइट्स जो पाकिस्तान आ रही हैं, कितनी हमने एक पूरी लिस्ट दी है कि UK में जी फ़्लाइट्स जा रही हैं, नहीं जा रही, सऊदी के साथ ये हो गया, हम क्यों नहीं चेक कर रहे कि हमारे यहाँ तो पूरी दुनिया से फ़्लाइटें आ रही हैं, लोग भी आ रहे हैं, क्या चेकिंग हो रही है उस तरह जो समर में हो रही थी? नहीं। तो दैट इज़ समथिंग वी नो कि ये स्ट्रेन जो है अब, और इसमें एक और मामला ये भी है कि जो टेस्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज जो टेस्ट कर रही हैं,
उनको भी मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी बड़े कोई पॉजिटिव आता है, कहीं उसके बाद नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। क्रिकेट की बात करनी है, क्रिकेट की बात करनी है, कर लें। वैसे बात करने को कुछ है नहीं तनकीद ही करनी है। अच्छा जी, तो फिर लेकिन थोड़ा सा तो फिर भी आपको अपडेट तो देनी है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज हार गया। थैंक यू, बात सिर्फ इतनी सी थी वैसे। और हम ये बात भी करना चाह रहे हैं कि एशियन टीमें जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन उसमें भी बाजी कौन ले गया? इंडिया ने तो हद ही कर दी ना, इंडिया ने तो हद ही कर दी, तारीख बना दी। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तान बाबर आजम की गैर मौजूदगी की वजह से पहले ही फेवरेट नहीं रहा था और पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में भी उम्मीदें जो हैं वो बहुत थी, लेकिन पूरे मैच में नहीं हो सकी और मोहम्मद हफीज के सिवा किसी ने कुछ ना किया और ये मैच और सीरीज हम हार गए। कुछ भी नहीं किया, ऑलमोस्ट क्या किया, थोड़े करके चले गए। कुछ ना किया भाई, किसी ने, हम हार गए। कायम मकाम कप्तान शादाब खान कुछ मायूस नजर आए, उन्होंने क्या कहा? नहीं क्या कहा, आप बता देना क्या कहा। सुनिए। अच्छा जी, अब बताएं। तो तीसरे मैच के लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन न्यूजीलैंड के हमसाया ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हुआ वो तो कमाल ही था। दुनिया के नामी गिरामी बैट्समैन से सजी भारतीय टीम टेस्ट, अच्छा हम क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो हारेगी T20, लेकिन ये भारतीय टीम जो 36 पे आ रही है वो जरूर बताना हमने। ऑफ कोर्स वो जरूर बताना है, मतलब उन्होंने तो हमारा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, 36 रन पर ऑल टीम आउट हो गई है और ये ऑल टाइम रिकॉर्ड न सही लेकिन मॉडर्न क्रिकेट का सबसे कम स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हर ये बड़े सगीर की टीम्स ने बड़े बड़े मुश्किल दिन देखे हैं, लेकिन ये जो कुछ हुआ है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉट बिहाइंड का भी मेरा ख्याल है शायद ही अगर देखा जाए तो कॉट बिहाइंड का भी रिकॉर्ड ही होगा, क्योंकि हर बॉल आ रही थी और हेजलवुड ने जिस तरीके से मैग्रा की भी याद दिलाई है, जैसे उन्होंने वो गुड लेंथ को पकड़ लेते थे उसी तरह हेजलवुड ने गुड लेंथ पर बॉल कराई और उसके बाद वो सफ़े मातम कुछ लिखा हुआ है। हाँ बताएं ना, तो क्या है जी, सफ़े मातम बिछी इंडिया में और इंडियन खास तौर पे इंडिया अगर टीम मैच हारता है तो फिर इंडियन मीडिया और फैंस वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी फैंस बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इंडिया में मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं अपनी हार को। भारतीय टीम का सोशल मीडिया पर मजाक भी बनाया जा रहा है जो कि एक्सपेक्टेड था इस हार के बाद। तो आपका ये सवाल जो पहले था ना कि जो हम तो अपनी ये परफॉर्मेंस का बता रहे थे, तो हमने इंडिया का क्यों बड़ा आपने जो टर्न किया है, यू टर्न लिया एकदम। भाई मैंने यू टर्न इसलिए भी लिया क्योंकि बात तो करते हैं ना उसकी, बिल्कुल बात तो उस पे होनी चाहिए जिसने कोई ऐसा मार्का मारा हो कि हैरान दुनिया रह गई हो। तो व्हाट वी डिड इज समथिंग ऑलमोस्ट, आई एम सॉरी। कितनी अच्छी बात है, आपके पास दो मौके हैं, एक अच्छा करके तारीख बना सकते हैं और एक बुरा करके, तो नंबर लेगी इंडियन टीम बाय प्लेइंग द वर्स्ट इट हैज एवर प्लेड। एनीवे जी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया टू टॉक ऑन दिस, एक्चुअली हमारी परफॉर्मेंस पे ही बात करने टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद हमारे साथ हैं। आकिब, आप पूछेंगे आपसे सबसे पहले ये कि पाकिस्तान की टीम बाबर आजम के बगैर मैदान में उतरी थी और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि न्यूजीलैंड से बड़ी टक्कर का मुकाबला था या नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े नाम हमारी टीम में शामिल हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट ओनली बाबर आजम। तो आपको इस बार की वजह क्या नजर आई कि हमारी परफॉर्मेंस का ये हाल है? देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो ओवरऑल जो टीम को इसको सिलेक्ट किया गया उसकी कोई सेंस नहीं बनती, और जो आप इतने 45 लड़के यहाँ से लेके गए थे और उसमें से आपको मिला क्या अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, बुशदिल, तो जो आपने पीछे जिनके ऊपर 2 साल से आप बैंक कर रहे हैं जिसमें इफ्तिखार है, तो आप वो क्यों बाहर बैठे हुए हैं या उनको फिर आपने 15 में क्यों रखा हुआ है? और दूसरी एक हुसैन तल्लत है, ये वही हुसैन तल्लत है जो जिनको पहले आपने खिलाया, आज वो बाहर बैठे हैं और जो यंगस्टर्स हैं आप उनको चांस दे रहे हैं। सरफराज एक आपका कप्तान जिसने चैंपियंस ट्रॉफी आपको जितवाई, जिसने आपकी T20 टीम को 2 साल मुसलसल नंबर 1 रखा, उसको आपने 15 में क्यों रखा? अगर खिलाना नहीं था, पानी पिलाने के लिए आपने उसको बिठाया हुआ डगआउट के अंदर और खिला रहे हैं रिजवान को जो कि T20 का प्लेयर नहीं है। ये 5 साल की PSL ने साबित किया है, क्योंकि उसकी जो कराची की जो टीम है वो उसे नहीं खिलाती। तो आप प्रेफर कर रहे हैं सरफराज के ऊपर रिजवान को, ये बहुत बड़ी जाती है। अच्छा आकिब, ये कहिएगा कि बाबर आजम तो अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन सीरीज ना सही तीसरा T20 तो जीतने की कोशिश करनी है। इसके लिए शादाब खान और टीम मैनेजमेंट को आप क्या मशवरा देंगे, क्या तब्दीली लानी चाहिए? देखिए, अब तो तब्दीली का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि आखिरी मैच है, मोराल डाउन है। अब अगर आप रिजवान की जगह
सरफराज को खिलाएंगे तो वो किस दिल से और किस लिए खेलेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि अब मैं रिजेक्टेड एक प्लेयर था, आप एक उनकी जो चॉइस है वो काम नहीं आई, अब मुझे सूली का बकरा बनाएंगे। अगर मेरे से नहीं कुछ होता तो मेरे पास दूसरा चांस भी नहीं है। अच्छा, आकिब आप हमारे साथ हैं, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हम आपका वो इंडिया के मैच में भी लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान एक अच्छे मुकाबले के बाद हारा, और खेल में हार जीत तो ऑब्वियसली हो ही जाती है, लेकिन दुनिया के सबसे तगड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ये ज़रा बताएं कि भारतीय टीम की ऐसी परफॉर्मेंस की वजह क्या नज़र आती है आपको? देखिए, हुआ ये है कि अगर आप पूरी क्रिकेट की टीमें जो एशिया से जाती हैं खेलने, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, तो उनको हमेशा शुरू में प्रॉब्लम्स होती हैं, और टीम्स करती ये है कि वो 2-2, 3-3 हफ्ते पहले चली जाती हैं और साइड गेम्स खेलते हैं, कुछ प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, उन पिचेस की जो बाउंस है उसकी जो एडजस्टमेंट है वो हो जाती है। सारी जो एशिया टीमें हैं वो जो सेकेंड हाफ है टूर का उसमें बेहतर परफॉर्मेंस देती हैं, चूंकि क्वारंटाइन की वजह से उनको मौका नहीं मिला, पहले ही जाते टेस्ट मैच उनको खेलना पड़ा, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। और दूसरा, जो इंडियन बैट्समैन है उनके लिए थोड़ा सा बाउंस और आउट स्विंग ये एक वीकर एरिया हमेशा से रहा है। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद हमारे साथ है और बता रहे थे कि क्या वजूहत है, लेकिन हुमा इसमें बात यह है कि क्रिकेट को, जैसे मैं तो मजाक कर रहा था कि बड़ा मुश्किल गेम है, इतना कोई मुश्किल गेम नहीं है, क्रिकेट यहाँ से खेली जाती है और कंडीशंस भी कोई ऐसी नहीं है कि बहुत से लड़के तो ऐसे हैं जो बहुत दफ़ा खेल चुके हैं, मतलब न्यूजीलैंड की अगर पिचेस बाउंसी हैं तो उसमें आपको प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, जो भी बाउंस आ रहा है, गुडलैंड से बाउंस आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रही आप कैसे खेल रहे हैं, फिर आप फील्डिंग में आपकी प्रैक्टिस नहीं है, चौका जा रहा है, आप वो स्लाइड करके उसको रोकना चाह रहे हैं, आगे निकल जा रहे हैं और बॉल पीछे, कैचेस मिस कर रहे हैं आप, तो ये जैसी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ये क्लब लेवल की, और सरफराज की खास तौर पर बात बिल्कुल ये आप भी करना चाह रही थी, तो सरफराज बैठा हुआ है बेंच पर, जिसका रिकॉर्ड है T20 में उसने सबसे ज्यादा मैचेस जितवाए। रिजवान को आप किस बेसिस पे खिला रही हैं? बड़े बड़े सवाल हैं, इनका जवाब देना है, और सब ये पूछ भी रहे हैं, ट्विटर पर भी यही चल रहा है और हर जगह लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सरफराज क्यों बैठा हुआ है। चलिए, यू कैन आल्सो राइट टू अस कि आप क्या पर्सपेक्टिव है और आप क्या सोचते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। अच्छा जी, बहुत दिनों बाद आज हमें आबदी साहब ने, हमारे करियर काउंसलर हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स के जो सवाल होते हैं उनको ज़रूर जवाब देते हैं, तो लिहाजा उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आबदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सवाल अभी लंबा चौड़ा है, ज़रा आप अगर आबदी साहब से पूछना चाहें। जी, रवां साल के अवाइल में कौमी बहस जन्म देने वाला यकसा कौमी निसाब आने वाले तालीमी सेशन में अमल दरामद के लिए तैयार है। इस मकसद के लिए हुकूमत ने दरसी कुतुब की अशात का हुक्म भी दे दिया है। आपको क्या लगता है कि यकसा निसाब तालीम क्या इतनी आसानी से नाफिज हो पाएगा पूरे मुल्क में? सबसे पहली चीज़ जो है वो हमने ये देखनी है कि हमने तमाम प्रोविंसेस को और तमाम पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम एजुकेशन स्टेक होल्डर्स को, जिसमें रिलीजियस इदारे और मदरसे भी शामिल हैं, उन सब को ऑन बोर्ड लेना होगा ताकि हम उसकी सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। दूसरी जो अहम चीज़ इसके अंदर आती है वो आती है कि किताबें छाप लेना और कैरिकुलम बनाना तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इसको पढ़ाएगा कौन, इसके लिए बड़ी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसके लिए इस बात की बड़ी शदीद ज़रूरत है कि हम मेथडोलॉजी के ऊपर एग्री करें, हम डिलीवरी के ऊपर एग्री करें, ताकि इस चीज़ का जो मेन रीज़न है, ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि गरीब का बच्चा, मिडिल इनकम का बच्चा और जो है अबव एवरेज इनकम का बच्चा सब एक ही लेवल पर तालीम हासिल करें। सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स, उनकी जो इंटेंसिटी है, उनका जो लेवल है वो सबका एक होना चाहिए, जिसकी वजह से जो पैरिटी है वो ख़त्म हो जाए, डिस्पैरिटी ख़त्म हो जाए। ऑलराइट आबदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि सेम पेज पे होना चाहिए, लेकिन स्टेक होल्डर्स होते सिर्फ स्टूडेंट्स ही हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या कहना है, रिलीजियस पार्टीज़ का मतलब क्या लेना देना उनसे। माहिरा खान की बर्थडे भी है और आपको पता है ना कि माहिरा खान को कोविड भी हुआ है, तो वो भी एक साथ साथ चल रहा है, और अगर कोविड भी हो और आपकी सालगिरह भी हो, चूंकि मेरे साथ समर में ये हो चुका है, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग। मेरी भी सालगिरह थी तो आप भी कहते हैं आपने
हैप्पी बर्थडे। वो तो अभी हम डिटेल में गाएंगे। अच्छा, कुछ माहिरा की बात हो रही है तो आए भी कह के निकल जाएंगे, गाने शाने भी इनके दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जिसपे जोहेब की भी बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, आपको बताना ये चाहते हैं कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जब कौमी टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक ने ओहदे का चार्ज संभालते ही खिलाड़ियों की फिटनेस को बिल्कुल वही वाली बात हम याद दिला रहे हैं, और इसके लिए बाकायदा एक डाइट प्लान भी जारी किया गया था। लेकिन न्यूजीलैंड में कौमी टीम जिस किस्म के खाने खा रही है उसे देखकर नहीं लग रहा कि भी आ गए जी, तिक्के भी आ गए। तो मेरा ख्याल है हम दिखाई देना पहले कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुंह में थोड़ा सा पानी भी आ रहा है। वैसे ये करना नहीं चाहिए बिकॉज दे आर ऑन अ मिशन, ऑब्वियसली ये तो अपने प्ले के लिए गए हुए हैं। तो अच्छा, अब ये तो मजाक, ये बिल्कुल ये मजाक की बात थी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यानी आप देखें कि क्लब लेवल पे भी हम लोग, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे साथ पूरी जियो की टीम भी है क्रिकेट, तो वो जानते हैं कि मैच से पहले या एक दिन पहले भी, 2 दिन पहले भी आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आप इतना ज्यादा ना खाएं। अगर आप ज्यादा खा के मैदान में उतरेंगे तो आप कैसे खेलेंगे, अजाइल कैसे होंगे, आपको नींद आएगी, आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी। और यहाँ पर जो खाबे चल रहे हैं, अब इसको खाना भी नहीं, खाबे कहते हैं, ऐसे ही खाने, मतलब खाबे शाबे हो रहे हैं, कढ़ाई भी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जरूर फॉर फुल डिस्क्लोजर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं ना, वो पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 से कबल हैमिल्टन में एक मसरूफियात है, बिल्कुल मसरूफियात है, पूरे खाबे चल रहे हैं। ऐसी मसरूफियात अच्छी है। ये देखिए, इनको डेफिनेटली कम्युनिटी में से, पाकिस्तानी कम्युनिटी में से किसी ने इनवाइट किया हुआ है, जिनको एक्चुअली पहले बताना चाहिए था। यहाँ पॉइंट हुआ क्या, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये प्लेयर्स तो चले गए, चले ठीक है, अब दावत हो गई, खाना सामने आ गया, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट, जो सपोर्ट स्टाफ जाता है, पूरी एक फौज जफर मौज जाती है साथ। तो जब कोई इनवाइट कर रहा है, आप उसे बताएं कि जी ठीक है, चले हम आपके इन्विटेशन पर आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि टीम अभी खेलेगी, न्यूजीलैंड से मैचेस खेलने, तो आप मेन्यू, क्योंकि देखिए स्टाफ का काम ही होता है, अब वहां पहुंचकर अगर आपने मेन्यू रख दिया है, आप नहीं खाएंगे ज्यादा, ये टीम मैनेजमेंट का काम है, ये गलती टीम मैनेजमेंट की है, जो कि देख रहे हैं लड़कों को किस तरीके से उनको मूव, तो ये सारी चीजें उनको देखने की बात है। अब ये किसी सूरत बर्दाश्त, ये एक एथलीट का, किसी प्लेयर का खाना नहीं हो सकता, और खासतौर पर जबकि एक बड़े मुश्किल टूर पर हो। और मैं तो कह रही हूँ, इतने अच्छे खाने को रेजिस्ट करना ही मुश्किल है वैसे तो मिसबाहुल हक का हम याद दिला दें आपको कि उन्होंने ओहदा संभालते ही कायदे आजम ट्रॉफी के मौके पर खिलाड़ियों पर ऑयली ग़िज़ाएं जो हैं, ऑयली फूड्स खाने पर पाबंदी लगा दी थी, और कप्तान सरफराज अहमद उस वक्त समेत कौमी टीम के 5 दीगर खिलाड़ियों से कहा गया था कि वो अपनी फिटनेस जो है वो बेहतर बनाएं। हम आपको याद दिला रहे हैं, मिसबाहुल हक ने खिलाड़ियों को सिर्फ बारबेक्यू, पास्ता और फल, फ्रूट वगैरह खाने की हिदायत की थी। लेकिन ऐसा ना हो कि आप मिसबा से इंटरव्यू करें, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए कहा था, जब बाहर जाए तो लोग अंधों की तरह सियासी रहनुमा भी हमारे इस किस्म की बातें हम कर देते हैं कि नहीं, वो तो बयान था पाकिस्तान के लिए, बाहर लागू नहीं होता। और बता देना कि और क्या। अच्छा, मिसबाहुल हक ने साफ ये कहा था कि ये सिर्फ कायदे आज़म ट्रॉफी तक महदूद नहीं है, कौमी टीम के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल मैचेस के दौरान भी इसी डाइट प्लान पर अमल करना पड़ेगा। और केटरिंग कंपनी के रुकने कायदे आज़म ट्रॉफी के मौके पर तस्दीक की थी कि खिलाड़ियों को बिरयानी, गोश्त और मीठी डिशेस से दूर रखा जा रहा है। अब इतनी अरसे से दूर थे तो उन्होंने सोचा कि न्यूजीलैंड जाके खा लेते, और फिर पाकिस्तान से भी दूर है ना, तो कौन देखेगा। बिल्कुल। और कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ग़िज़ा का ख्याल न रखने पर तनकीद का निशाना बनाया था। जरा सुन लीजिए क्या कुछ हुआ और क्या कहा गया था। अभी मैं लड़कों से बात कर रहा था, अभी PSL में कह रहे थे अभी भी बिरयानी आती है, अब तुम बिरयानी खिला के दुनिया के बेस्ट टीमों को कहोगे कि जी हम मुझसे जीत जाए, तो इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल। जो स्कोर करेगा उसको बोटी डाल देंगे, जो नहीं करेगा उसको खाली चावल दे देंगे। अब हम बार बार ये क्यों दिखा रहे हैं, आपको पता है नाश्ते का वक्त है और फिर ये अच्छी बात नहीं है कि निहारियां और चरखे और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। नोटिस ना ले लें, आई थिंक वी हैव सीन इनफ कि ये नोटिस ले लिया हमने। वापस आ जाएं जी, वापस आ जाएं हमारी तरफ। वी हैव सीन इनफ। और अब हम क्या डिशेस के अंदर ही घुस जाएं कि कितना तेल था और कितना नहीं। तो ये तो हमसे पॉइंट आउट करना चाह रहे थे, दिस इज समथिंग दैट दे शुड नॉट डू। बिल्कुल। और परफॉर्मेंस का तो फिर आपको लेवल पता ही है। एक बार फिर देखिए एक बार फिर बात करें। कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, फिजिशियंस हैं और पता नहीं क्या क्या है, साथ है टीम के और कुछ कर नहीं रहे। यानी टीम को कैसे बचाना है। आप ये देखें, इससे पहले कोविड के टेस्ट हुए और वो जनाब एयरप्लेन में वीडियो बनाने लगे। जनाब कौन थे वो हमारे बैट्समैन, इंजमाम उल हक के। अब
क्यों सरों को क्यों नाम लेते जा रहे हैं? सिर्फ अगर थोड़ा सा कंपैरिजन देना ना, देयर आर अदर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड एज वेल। आप मेसी को देख रहे हैं, रोनाल्डो को देखिए, उनकी जरा डाइट्स आप देखा करें उनके मैचेस से पहले, उनका लाइफस्टाइल में ही उनकी वो डाइट्स हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा ये हमारी नेशनल टीम है, दिस इज़ नॉट अ प्ले, एवं कोई छोटा चाइल्ड्स प्ले तो है नहीं, तो लिहाजा इसको ज़रा ज़्यादा सीरियसली ले, और फिर अगर परफॉर्मेंस इतनी ना भी अच्छी हो तो इन चीज़ों पे इतनी तनकीद नहीं होगी, फिर ओवरऑल इफेक्ट बुरा लगता है। अच्छा, वी हैव स्पोकन इनफ अबाउट दैट। अब ज़रा आगे चलते हैं और ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से कोविड की क्या सूरत हाल है वो भी आपको बतानी है। कोरोना के केसेस और तेज़ी से बढ़ती अमवात अवाम से एहतियात और हुकूमतों से इक़दामात का तकाजा कर रही हैं, और सिंध हुकूमत सिर्फ वफाक से शिकायत करके बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकती, कुछ एक्शन भी लेना पड़ेगा। कोरोना केसेस यूं तो मुल्क भर में सामने आ रहे हैं, लेकिन कराची में मुस्बत केसेस की शरह जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये हम आपको पिछले कुछ हफ्तों से भी बता रहे हैं। जहां तक आवाम का ताल्लुक है तो वहां से तो साफ जवाब है, अब हुकूमतों का काम है कुछ सख्ती करें, लेकिन कुछ ख़ास होता नज़र नहीं आ रहा। सिंध हुकूमत की जानिब से ये इशारा ज़रूर है कि वो मुकम्मल लॉकडाउन के हक़ में हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत की मर्ज़ी नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है कि वो चीज़ों को बंद नहीं करना चाहते, वो जो एक सख्त लॉकडाउन है उसकी मुखालफत आज भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जब तक वफाकी हुकूमत इसके अंदर लीड नहीं लेती, जब तक वफाकी हुकूमत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं होते कि एक सख्त लॉकडाउन करने की हमें ज़रूरत है इस वायरस की वबा को, उसके फैलाव को रोकने के लिए, तब तक कोई भी सूबाई हुकूमत ये फ़ैसला अकेले नहीं कर सकती। सिंध ने वैक्सीन देने का प्लान भी बनाया, सबको हिदायत भी जारी कर दी, जो कि अच्छी बात है, लेकिन बतौर हुकूमत इनका पहला फ़र्ज़ लोगों की जान महफूज करना है। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता बड़ा कोई नुकसान हुआ तो सूबाई हुकूमतें बरीउज़्ज़िम्मा होंगी। इसी पर बात कर रहे हैं वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी हमारे साथ हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कोरोना केसेस और हलाकतें जिस तेज़ी से बढ़ रही हैं, तशवीशनाक की बात है। हुकूमती इक़दामात में वो तेज़ी नज़र नहीं आ रही। बताया जा रहा है कि सिंध हुकूमत लॉकडाउन जैसे सख्त फैसलों के हक़ में, लेकिन वफाकी हुकूमत नहीं है। आप वज़ीर आज़म को मना क्यों नहीं, यानी मना क्यों नहीं रहे कि बिल्कुल मना क्यों नहीं पाए, उनको लॉकडाउन की ज़रूरत है? बिल्कुल देखिए, वज़ीर आज़म को उनके अपने लोग भी नहीं मना पाते हैं। उनकी अपनी एक डायरेक्शन है, जो उनके दिमाग में बात बैठ जाती है वो उसी पर चलना शुरू कर देते हैं, और उनके दिमाग में इस वक्त ये है कि जिस तरह वो फैसले कर रहे हैं शायद वो दुरुस्त है और उसी तरह उनको चलना चाहिए। उनके अंदर ये तब्दीली आई है, सिर्फ एक आई है कि पहले वो कोरोना पे बिल्कुल कुछ नहीं कहते थे, अब कम अज़ कम पीडीएम के जलसों की वजह से जलसों पर ज़रूर बात करते हैं, अपोजिशन पर ज़रूर बात करते हैं कि अपोजिशन कोरोना को फैलाने का सबब बन रही है। बाकी जो कुछ वो कर रहे हैं उस पर कभी उन्होंने गौर नहीं किया। चलिए, ये तो आपने कह दिया कि जो भी आपने कहा, लेकिन आगे चले और ये ज़रूर बताएं, फॉरगेट वफाक, अब हम वफाक को भूल जाते हैं, सिंध की ही बात कर लेते हैं। मुकम्मल लॉकडाउन और ऐसे फैसले वफाकी हुकूमत की वजह से नहीं हो रहे तो वो एक ऑब्वियसली तरफ रख दे, लेकिन सिंध हुकूमत ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं उनका नफाज भी तो होता नज़र नहीं आ रहा हमें। कोई इम्प्लीमेंटेशन नज़र आए तो कोई बात हो। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में लॉकडाउन जो है वो सिर्फ नाम का है। क्या आप अपने लोगों की परफॉर्मेंस से मुकम्मल मुतमईन हैं कि उनको जो टास्क दिया गया था, जो काम दिया गया था, वो उन्होंने पूरा कर लिया? देखिए, ये बात मैं हमेशा शुरू में भी कहता रहा हूँ, जब पहला फेज़ भी था, कि कोविड जो है वो चूँकि पूरे मुल्क का मसला है, हर गली, हर घर, हर मोहल्ले का मसला है, तो किसी भी इदारे के लिए, हुकूमत के लिए ये तो मुमकिन नहीं है कि वो हर आदमी के ऊपर एक पुलिसमैन खड़ा कर दे और उसके ऊपर अमल दरामद करवाए। इसमें शहरियों को भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और सबको करना चाहिए। आप डंडे के ज़ोर पर SOP सब पर नाफिज नहीं कर सकते हैं। कोशिश हम करते हैं, आज भी इक़दाम होते हैं, फ़ैसले भी करते हैं, सब कुछ, लेकिन अगर अमल दरामद नहीं होता तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है जहाँ शहरी ख़ुद उस पर थोड़ा सा शायद उसको बड़ा कैजुअल लेते हैं। तो मेरी आपके ज़रिए गुजारिश होगी कि शहरी अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की सेहत के लिए खुद SOPs पर अमल दरामद करने में हुकूमत की मदद करें, ताकि बहुत ज़्यादा सख्त फैसले में करने। ये कहिएगा कि वज़ीर आला सिंध ने भी वज़ीर आज़म को तमाम हालात बताने और आप भी सब कुछ अवाम के सामने रख रहे हैं, फौरी तौर पर इसका हल क्या है? वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत लोगों की जान बचाने के लिए क्या करेगी, ये भी ज़रा बताइए। देखिए, रेगुलर सेशंस होते हैं NCOC के, और उसमें तमाम सूबों के जो
मुतल्लिका लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, वो मौजूद होते हैं और जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो उस मीटिंग में शेयर की जाती हैं आपस में और उसकी बुनियाद पर कुछ फ़ैसले होते हैं। अब सिंध हुकूमत अलग से क्या ऐसी चीज़ जाके करे जिससे वफाकी हुकूमत को हम कन्विंस कर सकें। हम तो बड़ी अजीब सूरत हाल में होते हैं कि हमें ज़ाहिर एक अपोजिशन जमात की हुकूमत चूँकि सूबा सिंध में है तो उसको लिया भी उसी अंदाज में जाता है। लिहाजा ये मैं फिर समझता हूँ कि फ़ैसले भले किसी भी तरह के कहीं से हो रहे हों, लेकिन बतौर इंडिविजुअल हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके कुछ एहतियात करनी चाहिए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी हमारे साथ है। और सईद गनी साहब जो ये कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं, देखें एनसीओसी के प्लेटफॉर्म से अगर फैसले होते हैं तो फिर आपको उन फैसलों को ऑन भी करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप वफाकी हुकूमत पर तनकीद भी करें और आप एक ऐसी बात करें कि मतलब साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं वाली बात है। हम कोरोना वायरस को फेस कर रहे हैं, ये मुल्क फेस कर रहा है उसको, एनसीओसी में फैसले हो रहे हैं, आप उनको ऑन करें। अगर लॉकडाउन करना है वो करें और अगर आप अग्री नहीं करते तो आप 18वीं तरमीम और ये सारी चीज़ें आप वहाँ नाफिज करें उनको। आप कहें सिंध का मैंडेट हमारे पास है, हम लॉकडाउन करेंगे, कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे, हम उसको ऑन भी करेंगे, उसके नताइज के भी जिम्मेदार हैं। अब ये नहीं हो सकता कि तनकीद भी हो और जो फैसले करने थे, जो SOPs अडॉप्ट करने थे अर्लियर दिस ईयर, सिंध वाज द फर्स्ट वन जिसने ये स्टार्ट भी किया। तो लिहाजा सिंध ने ऑलरेडी ये नहीं देखा कि बाकी मुल्क पहले ये भी हुआ कि स्मार्ट, पहले ये हुआ कि इन्होंने लॉकडाउन किया, स्मार्ट लॉकडाउन वफाक ने फिर नाफिज किया, स्मार्ट लॉकडाउन के समरात भी नजर आए, पाकिस्तान उस वेव से निकला भी, फिर इन्होंने भी उसको ऑन कर लिया। तो ये चीज जो है ये कंफ्यूजन होती है और फिर लोग भी कंफ्यूज होते हैं इसको देख करके क्या हो रहा है। सिंध का पॉजिटिविटी रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट है, तो लिहाजा और फिर जल्द से जुलूस भी हो रहे हैं इसके साथ साथ, ये भी देखना होगा। जिस जगह पे सब कुछ हो रहा होगा तो उनको अपने फैसले तो खुद ही करने पड़ जाएंगे। एनीवे जी, मूविंग ऑन, और कुछ और भी आपको बताना चाहते हैं और याद भी दिलाना चाहते हैं कि 1 साल पहले तक होम डिलीवरी की टर्म जो था, होम डिलीवरी, हम सब खाने पीने तक के लिए ही समझते थे कि घर जब फ़ोन आपको खाना चाहिए तो आप फ़ोन कर लो और होम डिलीवरी हो जाएगी। फिर कोरोना के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब सबको घर पर रहना है और सब कुछ घर पर चाहिए, तो हर चीज़ जो आपको चाहिए वो डिलीवर खुद ही हो जाए। तो इसमें सबसे अहम है ग्रोसरी आइटम्स। बहुत से सुपर स्टोर्स ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनका डिलीवरी टाइम जो है वो या तो 1 दिन का होता है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस हवाले से नया क्या हो रहा है ये आपको बताएं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह फूड पांडा नुमान सिकंदर, और वो लाए हैं एक नई चीज़ जिसका नाम है पांडा मार्ट। नुमान, वेलकम, क्या हाल है आपका? जब आते हैं तो आपके पास कोई इनोवेटिव किस्म की नई चीज़ होती है। टेल अस अबाउट पांडा मार्ट। पांडा मार्ट में काफ़ी लोग जो है हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग या ऑनलाइन फूड ग्रोसरी ऑर्डरिंग हो रही है, बट हम लोगों ने जो मार्केट एनालाइज की है उसमें अंडरस्टैंड किया है कि आपने काफ़ी देखे होंगे शोज़ आते हैं कि केचप जो है सब स्टैंडर्ड बन रही है कहीं मुल्क के अंदर, या कुछ प्रोडक्ट जो है जेन्युइन ये एक्सपायर टैग लग रहे हैं। हम लोग इसको देख रहे हैं कि ग्रोसरी मार्केट को स्टैंडर्डाइज करना पाकिस्तान में। हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के साथ हुए हैं डायरेक्ट, तो और जब कंपनी से हम लोग मिल रहे थे वो कह रहे थे कि हमारे काउंटर फीट प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं मार्केट में जो हम लोग नॉर्मल रिटेल चैनल के थ्रू नहीं कंट्रोल कर पा रहे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो चीज़ एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट दें, तो जब भी आप पांडा मार्ट से ऑर्डर कर रहे हो आपको ये गारंटी हो कि ये डायरेक्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, ये 100% जेन्युइन प्रोडक्ट है और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीनेशनल कंपनी से आपको डिलीवर किया गया है। तो अभी हम लोगों ने माशाल्लाह से तकरीबन अभी सॉफ्ट लॉन्च फेज़ में हम लोगों ने 8 लोकेशंस अपनी बिल्ड की हैं जो वेयर हाउसेज हैं। और उन वेयर हाउसेज में टॉप 3 to 4,000 SKUs होते हैं, अंडे, डबरोटी, दूध। अच्छा, ऑलरेडी आपका स्टॉक पड़ा होता है? बिल्कुल। अच्छा, इट्स नॉट जब आपको डील्स भी कुछ आपकी वो भी क्योंकि लोग जाना चाहेंगे ये बात। हाँ, प्रमोशंस भी अभी हम लोग की पांडा मार्ट 20 की प्रमोशन चल रही है, जिसमें अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो उसमें आपको अप टू 200 रुपीज़ ऑफ मिलता है। ये एक ट्रायल डिस्काउंट है हमारा, एनीथिंग ऑर्डर। और जो आप प्रोडक्ट्स की बात कर रही हैं तो हमारे वेयर हाउसेज बने हुए हैं डेडिकेटेड, वहाँ पर 3 to 4,000 SKUs हर वेयर हाउस पे अवेलेबल है। हम लोग जो डिलीवरी टाइम आइडली पाकिस्तान में चाह रहे हैं वो है 15 मिनट, 15 से 20 मिनट में डिलीवर किया जाएगा। तो क्योंकि देखिए सुबह अगर आपको अंडे चाहिए, बच्चों के लिए आपने नाश्ता बनाना है, तो आप 1 दिन तो नहीं वेट करेंगे, राइट? आपको चाहिए नाउ। तो अभी हमारा डिलीवरी टाइम बिकॉज ऑफ द लोड थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, 30-35 मिनट जा रहा है, बट इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 1 week or 2 week विल ब्रिंग इट डाउन टू 15-20। तो इसका मतलब है कि अगर 15 मिनट आप कह रहे हैं तो फिर जो मोहल्ले की शॉप्स होती है उनसे भी यानी नेटवर्किंग आपकी वहाँ तक भी रसाई होगी, कुछ इसी तरह का होगा। वरना तो हम लोगों ने अपने वेयर हाउस हर इलाके में बना दिए। सो DHA का अलग वेयर हाउस है, क्लिफ्टन का अलग वेयर हाउस है, गुलशन इकबाल का अलग वेयर हाउस है, गुलिस्तान जौहर का अलग वेयर हाउस है,
और इन सारी वेयर हाउसेज के अंदर बहुत हाई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ऑर्डर ट्रांसमिशन से, पिकिंग, पैकिंग, राइडर हैंडओवर से, जिसकी वजह से हम लोग ये 15 मिनट या 20 मिनट का डिलीवरी टाइम अचीव कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज कराची स्पेसिफिक इट सीम्स लाइक फिलहाल। असल में इसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, वेयर हाउसेज हमारे पूरे होते हैं। देयर आर स्टेट ऑफ द आर्ट वेयर हाउसेज, अभी 8 हैं कराची में, अगले 10 to 15 डेज में 4 और खुल रहे हैं। इंशाल्लाह अगले साल के एंड तक तकरीबन 100 वेयर हाउसेज होंगे हमारे एटलीस्ट टॉप 10 सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर। तो ये इसकी ऐप जल्दी से, टाइम भी कम है, लोगों को बता भी दें, इसकी ऐप वही है फूड पांडा वाली, या पांडा मार्ट कुछ और है जहाँ पूरी लिस्टें होती हैं? बिल्कुल वही ऐप है, वहाँ पर एक शॉप्स का सेक्शन है, आप उसको क्लिक करें, आपको टॉप पे पांडा मार्ट नजर आएगा, वहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत असॉर्टमेंट नजर आएगी, व्हाटएवर यू वांट टू ऑर्डर, एंड और कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं, तो यू नो यू कैन प्लेस ऑर्डर वेरी क्विकली। दैट साउंड्स वेरी डूएबल एंड इजी। बहुत शुक्रिया नुमान सिकंदर फॉर कमिंग हियर। और लाहौर के क्या हालात हैं जी? अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैंने डस्टबिन में फेंका, आप देख रही हैं नीचे डस्टबिन है, मैंने कचरा डस्टबिन में फेंका किया है वैसे, दैट इज़ ट्रू। अच्छा जी, लेकिन हम लाहौर के कचरे की बात करें, इधर के कचरे की बात नहीं करें। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का एक और तनाज़े सामने आ गया है। एक बार फिर लाहौर वालों की शामत आ गई, शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, बीमारियों को दावत आम मिल गई है। लाहौर में कुछ अरसा पहले तक कचरा उठाने और ठिकाने लगाने का एक मौसर निज़ाम मौजूद था, लेकिन इस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं। पिछले कई माह से कभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के नाम पर, कभी मुलाजमीन की हड़ताल और कभी फंड्स की कमी का कहकर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कामकाज छोड़कर बैठ जाती है। बिल्कुल, अब कोई इसे ड्राइवर्स की हड़ताल बता रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की तारीख करीब आने की बात कर रहा है। मामला जो भी हो, इसका खमियाजा लाहौर के शहरी भुगत रहे हैं, जिनका हर सुबह कचरे के ढेर इस्तकबाल करते हैं। और सुबह आप उठें, मतलब एनर्जेटिक होते हैं, और सामने आप बाहर निकलें तो कचरा हो एकदम से। कह रहे हैं जस्ट से कि कुछ जगह तो आई एम सॉरी, अफसोस की बात है, लेकिन वी आर काइंड ऑफ यूज्ड टू समटाइम्स हियर इन कराची के कचरा है तो सालों में फरवा से मजीद जानते हैं कि सूरत हाल है लाहौर में ऐसा होता नहीं है। कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हैं और ये मसला कब हल होने का चांस है? उम्मे फरवा ज़रा बताइएगा। लाहौर में एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, लाहौर के अंदर सफाई का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इस वक्त अकब में भी देख सकते हैं कि इस वक्त कितना कूड़े का ढेर जो है वो लगा हुआ है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें जो है वो बर वक्त फील्ड में निकल नहीं रही हैं, मशीनरी काम नहीं कर रही, और यही वजह है कि जगह जगह पर गली मोहल्ले बाजार मार्केटों में कचरा ही कचरा जो है वो दिखाई दे रहा है। जब हम बात करते हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की, तो उनकी जो तर्जुमान है उनका ये कहना है कि सफाई कंपनियाँ जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो शहर को साफ करती थी, वो इस वक्त जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। यही वजह है कि बहुत कम तादाद में मशीनरी जो है वो फील्ड में निकल रही है, और ये दोनों कंपनियां के कभी ड्राइवर्स जो है स्ट्राइक पे चले जाते हैं, कभी ये दोनों कंपनियां स्ट्राइक्स पे चली जाती हैं। इंतज़ामिया ने अपनी मशीनरी भी खरीदी है, लेकिन चूंकि रोज़ाना 6000 टन से ज़्यादा कचरा उठाया जाता था शहर के अंदर से, तो अब 1000 से 2000 टन कचरा उठाया जा रहा है, और यही वजह है कि रोज़ बरोज़ जो कचरे का ढेर में इजाफा होता जा रहा है, और कचरा जो है वो जगह जगह पे नज़र आ रहा है। अच्छा, बाय द वे, एनीबडी हु इज लिव्ड इन लाहौर, दिस इज शॉकिंग। ये कोई आम नज़ारा नहीं है लाहौर का, इसलिए ये थोड़ा सा मुझे डिप्रेस भी किया है। लेकिन और इससे सफाई पहले निस्फ़ ईमान है यार, हम ये कहते हैं बस, हम ये समझते नहीं है, यानी अरबाब इख्तियार या इंतजामिया जिनकी जिम्मेदार, हम सिर्फ कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अभी आप देखें कि अभी अगर सफाई पे कोई सेमिनार हो जाएगा तो ये बड़े बड़े जितने भी अथॉरिटी सब आके कहेंगे सफाई निस्फ़ ईमान है, आप ये चीज़। और डॉक्टर साहिबा की मैं बात करना चाहूँगी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, जिनकी हम पिछले घंटे में बात कर रहे थे, जिन्होंने मरियम नवाज को कहा कि जी बॉक्सिंग का एक मुकाबला हो जाए। चलो वो तो इट वाज इन लाइट वेन, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये मुकाबला हो तो बात है ना, सफाई तो करें, इस पे क्यों नहीं आप तवज्जो डाल रही हैं? हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बुज़दार साहब से भी हम कहेंगे, आपसे भी कहेंगे, जिनकी रोज़ की किसी ना किसी पे कोई स्टेटमेंट ज़रूर आई होती है, प्लीज़ पहले ये कचरा तो ठीक करवाएं, तो फिर आगे बात बढ़े ना कि किससे बॉक्सिंग करनी है और किससे नहीं। ये मैंडेट, ये सब किस लिए है? ये यानी ये सब किस लिए है? ये अवाम की फलाह व बहबूद के लिए है। ये सब कुछ जो आप एक दूसरे से टग ऑफ वॉर चल रही है, तो बाकी वो हंसी मजाक, बॉक्सिंग अलहदा, वो मार्बल्स तोड़ना, वो सब वो मजाक है एंड दैट्स फन, वो आप ना भी करें तो ठीक चलेगा, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। अच्छा जी, वार्निंग एक देना चाहते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोर, हट धर्म दुकानदार, झूठे कारोबारी अफराद और गलत बयानी के आदि ताजरों का नंबर आ गया है।
बिल्कुल। और हो ये रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अदालतें कुछ फाल होती नज़र आ रही हैं। यूँ तो सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ की अदालतें काफ़ी अरसे से कायम हैं, लेकिन ज़्यादा सरगर्म कभी नज़र नहीं आई। लेकिन पिछले चंद दिनों में कराची में काफ़ी तादाद में सार्फिन जो हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अदालतों से रुजू कर रहे हैं। एक शख्स ने अपनी अहलिया को ख़राब क्वालिटी के जूते देने पर एक दुकानदार के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। मौक़िफ़ है कि अहलिया ने तारिक रोड से 1600 रुपए में जूता खरीदा, चंद दिन में ही जूते के 2 टुकड़े हो गए। दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई जो है जूते के 2 टुकड़े भी। जूते, अब दिल को कोई इतनी लिफ्ट नहीं कराता, जूते सही होने चाहिए। ठीक है, अच्छा बताएं। कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया कि कार्रवाई की जाए दुकानदार के खिलाफ। एक सारिफ की दरखास्त है कि एक कंपनी ने उसे वारंटी के साथ मशीन दी थी जो कुछ माह चलने के बाद खराब हो गई, कंपनी से जुर्माना मिलना चाहिए। इसी तरह एक केस खराब दरवाजे बेचने वाले के खिलाफ भी चल रहा है। इन तमाम केसेस की समाअत हो रही है। एक केस का फैसला तो आ भी चुका है। सारिफ से गलत बयानी करने पर मोबाइल फोन फरोख्त करने वाले दुकानदार पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। इसके साथ साथ सारिफ को जहनी दबाव और परेशानी में रखने पर मजीद 5,000 रुपए जुर्माना और सारिफ का अदालती खर्चा भी भरने का हुक्म दिया गया है। बड़ी अच्छी बात है कि कंज्यूमर कोर्ट्स इस तरह फाल हो रही हैं और अवाम का उन पर एतमाद बढ़ रहा है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि सारिफ को उसके हुकूक की मुकम्मल आगही भी हो। इसके लिए हुकूमत को भी शहरियों की मदद करना होगी। एब्सोल्युटली। इसी पे जरा मजीद समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एकदम से ये पूरी फहरिस्त सुनते हुए ना मुझे 600 चीज़ें याद आ गई हैं। हैरानी भी हुई कि एक तो जुर्माना भी हो गया। एग्जैक्टली, सो इट वर्क्स। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल शकील बेग साहब ने। शकील बेग साहब, गुज़िश्ता चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर कोर्ट्स काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे। तो सारिफ को तंग करने वालों के खिलाफ ज़बरदस्त फैसले आ रहे हैं। सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम में ये चीज़ कितनी अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि सार्फिन की जो अदालतें इस वक्त काम कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि सार्फिन की अदालतों में इस टाइम लोड भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो लोग पहले जनरल अदालतों में जाया करते थे, अब जब से उनको ये आगाही हुई है कि सार्फिन की अदालतें सारिफ के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं, ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं बल्कि जो सारिफ के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए सबसे बेहतरीन जो मीडियम है वो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना माशाल्लाह स्पीडली अभी वहाँ से इंसाफ सारिफ को मिलना शुरू हुआ है, तो मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में ये जो इस वक्त सबसे बड़े इस वक्त जो मसले हैं वो बिजली के, गैस के, पानी के, PTCL के और इस तरह के यूटिलिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं वो भी कंज्यूमर कोर्ट्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये कहिएगा कि कंज्यूमर कोर्ट्स की इस कारकर्दगी के बावजूद ये अपनी जगह हकीकत है कि सारिफ को इन अदालतों की तो क्या ही बात की जाए, अपने हुकूक का इल्म भी नहीं है, तो ये आगाही कैसे पैदा की जाएगी? बिल्कुल। इस तरह आज आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं और ये भी एक आगाही की एक खूबसूरत मैं समझता हूँ कि जियो की मुहिम है कि इसमें इस तरह के प्रोग्राम्स और दूसरे मीडिया को भी करने चाहिए ताकि लोगों को इसकी आगाही होनी चाहिए कि आया इस कंज्यूमर कोर्ट तक पहुँचा कैसे जा सकता है। बहुत सिंपल तरीका है, कोई इसमें आपको वकील करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक एप्लीकेशन लिखनी है, जिस अदारे जिस कंपनी से आपको शिकायत है उसे एक सिंपल सी एक दरख्वास्त आप कोरियर कर दें और उस कोरियर की रसीद को संभाल के रखें और जो दरख्वास्त भेजें उसकी एक कॉपी अपने पास रखें। उस जो भी आपको जो उससे शिकायत है आप उसको भेजने के बाद आप उसको 10 से 15 दिन का टाइम दें। अगर वो आपको कंपलसेट कर देता है तो ठीक है, वरना आप उस एप्लीकेशन को अदालत ले जाएं और सेक्शन 29A के तहत उसके ऊपर जो है फिर आपका एक केस शुरू हो जाएगा और फिर वो अदालत उसको भरपूर तरीके से ना सिर्फ आपको इंसाफ दिलवाएगी बल्कि जो आपके साथ जो हकूक सल्ब किए गए हैं वो भी होंगे और आपके अगर खुदा न खास्ता कोई पैसे या आपकी अशिया जिसको नुकसान पहुंचा है वो भी आपको दिलवाएंगे। अच्छा शकील साहब, ये सारी चीज़ें तो हमने जो मेंशन भी की, आपने भी बहुत सी मेंशन की, लेकिन ज़रा अगर बिगर थिंग्स पे आ जाएं, जैसे कि हमें पता है कि चीनी आटा, पेट्रोल माफिया समेत जो सीमेंट कार्टेल वगैरह, ये बहुत सी चीज़ें इसी मुल्क में मौजूद हैं जहाँ आवाम से अरबों रुपए की डकैती होती रहती है। ये आम सी बात बन चुकी है। तो सारिफ के साथ यहाँ भी तो ज़्यादती हो ही रही है। क्या इस मामले में कंज्यूमर कोर्ट्स कुछ कर सकते हैं या ये मामला हुकूमत को ही देखना होगा?
पाकिस्तान में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बेचारे बड़े परेशान हैं, चीनी माफिया से, आटा माफिया से, सीमेंट माफिया से, और अगर गोश्त माफिया से, मुर्गी माफिया से, अंडा माफिया से, जिस चीज़ पे भी हाथ रखें वो माफियाज है। इन माफिया को कंट्रोल करने के लिए भी कंज्यूमर कोर्ट्स एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, सिर्फ हमें आगाही की ज़रूरत है। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं बजाय जनरल कोर्ट्स में इस वक्त काम कर रही हैं, अगर ये इलाके के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तर में राइज कर दी जाए, इन कोर्ट्स को वहाँ लाया जाए तो इन माफियाज को कंट्रोल करना और आसान हो जाएगा। जी, चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल शकील बेग साहब हमारे साथ थे। और बड़ी अहम बात इसमें यह है कि जस्टिस, स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। कहते हैं ना, जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, बात है ना। लेकिन ये कि स्पीडी जस्टिस बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि अगर स्पीडी जस्टिस नहीं होगा तो फिर लोग मोटिवेट नहीं होंगे उस तरफ जाने। और शायद इसीलिए लोगों को खास पता भी नहीं है, बिकॉज वो एतमाद भी नहीं है। अच्छा जी, वन मोर ट्रिब्यूट, जाते जाते ये ट्रिब्यूट भी आपको दे दें कि आज हम ट्रिब्यूट देंगे पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड हनीफ मोहम्मद को, जिन्हें हम सब लिटिल मास्टर के नाम से याद करते हैं और जिनके मद्दा आज उनकी 86 सालगिरह जो है वो मना रहे हैं। और साथ ही लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद का टेस्ट इनिंग्स में 337 रन्स का कारनामा भी याद दिला दिया। हनीफ मोहम्मद को क्रिकेट की तारीख में 16 घंटे की तवील तरीन इनिंग्स खेलने का एजाज़ भी हासिल है, जबकि वो ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर थे। हनीफ मोहम्मद 21 दिसंबर 1934 को जूनागढ़ में पैदा हुए और 16 अक्टूबर 1952 को भारत के खिलाफ इंटरनेशनल करियर का आगाज़ किया, जबकि करियर का आखिरी टेस्ट मैच 1969 में कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। हनीफ मोहम्मद ने 55 टेस्ट मैचेस खेले, जिनमें 12 सेंचुरीज और 15 निस्फ सेंचुरीज की मदद से मजमूई तौर पर 3,915 रन उन्होंने बनाए। हनीफ मोहम्मद 11 अगस्त 2016 को कराची में इंतकाल कर। That is all the time. कल ज़ोहेब भी मेरे साथ ही होंगे, so we'll see you tomorrow इंशाल्लाह. And have a great day. SOPs का ख्याल रखें, किस तरह हम आपको समझाएं, लेकिन I'm sure a lot of people are doing that. See you tomorrow. Bye bye.